अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्या सेंड अ मैसेज टू पाकिस्तान ओल्ड वन। उम्मीद करता हूं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि फौरी तौर पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी हम एक नया वीडियो रिलीज करें। जय हिंद। वैभव, मुझे काफ़ी पाकिस्तानियों की तरफ से डायरेक्ट मैसेजेस आते हैं, डीएम्स आते हैं, और कुछ जो सवाल वो पूछते हैं मुझे लगा मैं आज उसका जवाब दे दूं, क्योंकि सवाल तमीज़ से पूछे गए हैं। वो गाली गलौच नहीं करते, कोई गाली गुफ्तारी नहीं है उसमें, कुछ बुरी बातें नहीं हैं, और बड़े अदब के साथ उनको ऐसा लगता है कि, और पूछते भी हैं मुझसे, कहते हैं कि मेजर साहब आप इतना जहर क्यों उगलते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इतना बुरा क्यों बोलते हैं, सवेरे से लेकर रात तक आप कुछ ना कुछ बोलते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हम जानना चाहते हैं वजूहात क्या है। वैभव, मैं इसलिए जवाब दे रहा हूँ क्योंकि उन्होंने तमीज़ से पूछा है, तो जाहिर सी बात है हमें भी तमीज़ से ही बात करनी चाहिए। मैं तमीज़ से बोलकर ही उनको समझाने की कोशिश करूँगा। अपना मौजू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे तरकश में बहुत तीर हैं, और जिस तरीके से, जिस ज़बान में सवाल पूछा जाए, मैं वो कैपेबिलिटी रखता हूँ, मैं वो सलाहियत रखता हूँ कि उसी ज़बान में जवाब दूँ। तो आज मैं बड़े तमीज़ से, बड़े प्यार से उनको बताता हूँ। देखिए, जिसको आप कहते हैं ट्विटर पे जहर उगलना, या फिर कहते हैं आप सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा बोलना, मुझे पाकिस्तानी आवाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मुझे पाकिस्तानी आवाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। क्यों परेशानी नहीं है? मुझे इसलिए परेशानी नहीं है क्योंकि मैं आपको जानता तक नहीं हूँ, मैं आपसे मिला नहीं। जिससे मैं मिला नहीं हूँ, मुझे उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? खुद सोचिए। मैं जानता नहीं, आपका नाम कुछ भी हो, ABCD, आपका जो भी नाम हो, मैं आपको जानता नहीं। दूसरी चीज़ है, मेरी परेशानी जो है पाकिस्तानी डीप स्टेट के साथ है। मेरी जो परेशानी है वो पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस, पाकिस्तानी ISI और कुछ इनके पॉलिटिकल लीडर्स से है। और वो परेशानी क्यों है मुझे? पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर जो मन चाहे करे, उसका खुद का मुल्क है, और कम से कम हम ये मान के चलते हैं कि खुद मुख्तार है। हम मान लेते हैं कि खुद मुख्तार है। अब उनको बुरा लगेगा जब मैं बोलूँगा, लेकिन हम मान के चलते हैं कि खुद मुख्तार है, इंडिपेंडेंट कंट्री है। लेकिन ये बात ऑन रिकॉर्ड कहना बहुत ज़रूरी है कि ये जो, जिसको कहते हैं कोट अनकोट जहर उगलना, है, हमने शुरू नहीं करा था, हम जवाब दे रहे हैं, और जवाब देने का हक सबको है। हम इसलिए जवाब दे रहे हैं क्योंकि सवाल पाकिस्तान ने पूछा था, और पाकिस्तान ने सवाल सोशल मीडिया पे पूछा था, इसलिए जवाब भी सोशल मीडिया पे। आपने मेरा ट्विटर हैंडल देखा, आपने कभी उसमें कोई गाली गलौच नहीं देखी होगी, कभी कोई उल्टी सीधी बात नहीं देखी होगी। एंड आई ट्राई टू कीप इट फैक्ट बेस। मैं अपना व्यू देता हूँ क्योंकि मैं एक एनालिस्ट हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं अपना व्यू दूंगा, लेकिन मैंने कभी किसी को गलत बात नहीं करी। कोई ये नहीं कह सकता कि साहब हमारी फैमिलीज़ भी हैं ट्विटर पे और आपने उल्टी सीधी बात कर दी, लेडीज़ भी हैं, बच्चे भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप, मेरा हज़ारों ट्वीट है मेरे, आप कोई सा भी ट्वीट देख लीजिए। दूसरी चीज़, ये झगड़ा पाकिस्तान ने शुरू करा, स्पेसिफिकली DGISPR ने शुरू करा। उल्टी सीधी बातें बोलना, झूठे प्रोपेगेंडा के वीडियोस बनाना, ट्विटर पे झूठ बोलना, ये सब DGISPR ने शुरू करा। और जाहिर सी बात है, अगर उन्होंने ये मान ही लिया है कि हम उनके दुश्मन हैं, और हमने मान लिया कि वो हमारे दुश्मन हैं, फिर दुश्मन से आप क्या उम्मीद रखते हैं? वो करेगा, कोई बात नहीं, स्वागत है आपका, यू वेलकम, आप करें, हम भी जवाब देंगे, लेकिन उसका भी स्वागत होना चाहिए फिर, क्योंकि कहीं ना कहीं जज्बाती ना होके, लेट्स फाइट अ गुड फाइट, लेट्स फाइट अ गुड फाइट। पाकिस्तान ऐसा क्यों करता है? पाकिस्तान इसलिए करता है क्योंकि सारी जंगें वो हार चुका है। अभी यौम दिफा और पता नहीं कौन कौन से दिन पाकिस्तान में मनाते हैं। मैं 2-3 मिनट में इन पूरे जो भी जितने भी यौम हैं इनके, मैं आपको बता दूं इनकी सच्चाई क्या है। और मैं चाहता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं, पाकिस्तानी अपने जर्नलों की लिखी हुई किताबें, उनकी जो अजीम शख्सियत हैं उनकी किताबें, या फिर उनके मौलाना मौलवियों की किताबें, या फिर उनके ब्यूरोक्रेट्स की किताबें, उनके पॉलिटिशियंस की किताबें खुद पढ़ें। मुझ पे यकीन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दुश्मन मान ही लिया ना आपने, फिर आप, जो आपके बंदे हैं, आप उनकी किताब पढ़ें। हम कहते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्द हैं, आप कहते हैं मेजर जहर उगल रहा है हमारे ऊपर। कोई दहशतगर्द नहीं है। एक हफ्ते के बाद इमरान खान कहता है 40,000 दहशतगर्द है। भाई मैं क्या बोल रहा था? मैं तो यही बोल रहा था। मैंने बोला पाकिस्तान में दहशतगर्द हैं,
तो मैं झूठा हो गया। इमरान खान ने वही बात बोली कि 40,000 दहशतगर्द हैं पाकिस्तान के अंदर, वो स्टेट्समैन हो गया। तो देखिए, आपके कॉलो फेल में फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये मुनाफकत गलत चीज़ है। जो सच है वो सच है, झूठ है झूठ है। 1947 की बात लेते हैं हम। 1947 में पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हमने कश्मीर हथिया लिया। आई एम सॉरी, ये फिर इनको झूठ पढ़ाया गया है। ये इनका सब्जेक्ट होता है पाकिस्तान स्टडीज़, जिसमें कि पूरा का पूरा मतलब जिसको कहते हैं ब्लैक बोर्ड साफ कर दिया पाकिस्तान का। 1947 में जब पाकिस्तानी कबाइलियों ने और पाकिस्तानी फ़ौज ने कश्मीर पे अटैक करा था, उस वक्त जो कश्मीर का महाराजा था उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं करा था। यानी कि टेक्निकली स्पीकिंग, जब पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी कबाइली कश्मीर में घुसे, कश्मीर उस वक्त ना भारत का हिस्सा था ना पाकिस्तान का हिस्सा था। जितने भी 550-600 प्रिंसली स्टेट्स थे भारत में, उन सबको चॉइस दी थी ना कि आपको इंडिपेंडेंट रहना है, कि आपको भारत का हिस्सा रहना है, कि पाकिस्तान का हिस्सा रहना है। सब लोगों ने अपनी चॉइस दी। जब सब लोगों ने अपनी चॉइस दी तो कश्मीर को भी चॉइस देनी थी। कश्मीर का जो महाराजा था जम्मू एंड कश्मीर का, उसने डिले करा मामला। जब उसने डिले करा तो उसके बाद पाकिस्तानियों ने उसका फ़ायदा उठाया, पाकिस्तान ने अटैक करा। जब पाकिस्तान ने अटैक करा तो महाराजा ने फिर हमसे हेल्प मांगी कि साहब आप हमारी हेल्प करें। इंडिया ने बोल दिया कि हम आपकी हेल्प कैसे करें, आप तो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, तो या तो आप हिंदुस्तान का हिस्सा बने। उसने बोला ठीक है। ही साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 26-27 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ। इमीडिएटली 1 सिख और 4 कुमाऊं, पहले 1 सिख आई फिर 4 कुमाऊं आई। ये दोनों यूनिट्स थी जिन्होंने लैंड करा और पाकिस्तानियों को पुशबैक करने की कोशिश करी। काफ़ी हद तक पुशबैक भी करा। जहां तक पुशबैक करा, जब तक यूनाइटेड नेशंस का सीज फायर अनाउंस नहीं हुआ तब तक पुशबैक करा। जहां तक वो पुशबैक कर चुके थे ये लोग, उसको सीज फायर लाइन बताया। 1972 के बाद इसी को लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दे दिया गया। अब आप देखिए, पाकिस्तान ने भी 2 अग्रीमेंट साइन करी थी। पाकिस्तान हर समय कहा 1947-48 यूएन रेजोल्यूशंस, कश्मीरियों को उनके हकूक़ कौन दिलवाएगा, और भारत ये कर रहा है। ये दुनिया भर के ड्रामे। इनको अपना इतिहास, पाकिस्तानियों को अपनी तारीख खुद नहीं पता नहीं ये क्या पढ़ते हैं स्कूलों में, क्या काम करते हैं लोग, आई डोंट नो, बट दे शुड बी अवेयर कि स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन करी थी पाकिस्तान ने। इट्स ऑन रिकॉर्ड। आप खुद जाके अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखें। आपने स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन करी है। आपने खान ऑफ कलात के साथ साइन करी थी। आपने जम्मू एंड कश्मीर के लिए साइन करी थी। आपने वो वायलेट करी, आपने ये वायलेट करी। खान ऑफ कलात के बाद कोई खास फौज नहीं थी, आपने बलूचिस्तान निगल लिया इलीगली। आपने इलीगली गलत तरीके से बलूचिस्तान को पूरा आपने पाकिस्तान में मिला लिया। कश्मीर के साथ नहीं कर पाए क्योंकि यहां पे इंडियन आर्मी अब आ चुकी थी। जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इज एन इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ इंडिया। वो भारत का हिस्सा है। और क्यों है भारत का हिस्सा, मैं आपको बताता हूं। कश्मीर का नाम आता है ऋषि कश्यप से। ये भारत का हिस्सा आज से नहीं, 5000 साल से भारत का हिस्सा है। पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि जिस दिन यूनाइटेड नेशंस ने वो साइन करा कि साहब यहां पे प्लेबिसिट हो, और उसकी भी शराइत हैं जिनके बारे में पाकिस्तानियों को कुछ पता ही नहीं है। वो तो कहते हैं जी ऐसा कल करवा लीजिए, जैसे इनके रावलपिंडी में चुनाव हो रहे होंगे। लेकिन इनको यह पता होना चाहिए कि उसकी भी शराइत थी। लेकिन उसके पहले क्या हुआ था आपको जानना ज़रूरी है ना। उसके पहले क्या हुआ था? उसके पहले यह हुआ था कि वहाँ पे ये जो पूरा एरिया है शामिल पीओके, ये भारत का हिस्सा था, जो कि पाकिस्तान ने गलत तरीके से ये अवैध कब्जा जिसको कहते हैं, ये पाकिस्तानी फ़ौज एक बहुत बड़ा कब्जा ग्रुप है। और इन्होंने सिर्फ कश्मीर पर कब्जा नहीं करा, इन्होंने डीएचए के जो प्लॉट्स हैं ये सब कब्जा ग्रुप्स हैं। पाकिस्तान में जो सबसे पॉश सोसाइटीज़ हैं वो कौन सी हैं? डिफेंस हाउसिंग की है ना। वो बड़े बड़े जर्नल, बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन डीएचए में रहते हैं। अब मैं इस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहता, इसके पीछे हम वीडियो, इसके बारे में हम वीडियो पहले कर चुके हैं। अब मैं आता हूँ, देखिए ये 1947-48 की जंग की हमने बात करी। अब 65 की जंग 1965, जिसमें ये यौम दिफा या कुछ ऐसी कुछ मनाते हैं अपना त्यौहार जैसा वहाँ पर पाकिस्तान में, कि हमने लाहौर बचा लिया हिंदुस्तानी से, और हिंदुस्तानी फ़ौज से, काबिज़ फ़ौजों से हमने लाहौर बचा। भाई लाहौर तो बचाया था। लाहौर को क्या परेशानी थी? लाहौर तो बचाया था। आप लोगों ने अटैक करा अखनूर, आप चढ़ दौड़े अखनूर पे। अखनूर अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का हिस्सा है। आप अखनूर पे चढ़ दौड़े क्योंकि आपको ऐसा लगा कि साहब हम कश्मीर फतेह कर सकते हैं। तो अखनूर पे तो लड़ाई हुई, कश्मीर में लड़ाई हुई,
लेकिन दूसरा फ्रंट इंडिया ने खोल दिया पंजाब में। तब आप परेशान हो गए कि इंडियन आर्मी की जहरियत है और ये है, बड़ा एग्रेसिव है। एग्रेसिव साहब अटैक आपने पहले करा था, आपके जनरल्स ऑन रिकॉर्ड हैं, आप पढ़ें उनको ज़रा प्लीज़, आप पढ़ें अपने जनरल्स के व्यूज़ कि आपके जनरल्स ने क्या लिखा। 1971 की लड़ाई, ये कहते हैं कि साजिश हुई, सकूत ढाका की बात करते हैं कि साहब बड़ी साजिशें करी हैं और भारत ने, और भारत ने प्लॉट करा, प्लान करा। अगर आपने हमें दुश्मन मान लिया है तो मेरा काम है साजिश करना आपके खिलाफ, और आपका काम है हमारे खिलाफ साजिश करना। तो आप मुझसे क्या तवक्को रखते हैं? और दूसरी चीज़, हर एक साजिश का एक बेस होता है, हवा में साजिशें नहीं होती। अगर आप ये कहते हैं कि भारत ने साजिश करी है, हवा में साजिशें कभी नहीं होती वैभव। साजिशें, जो साजिश होती है ना, उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। आपने 47, 48, 49 में ही शुरू कर दिया था कि उर्दू को हम एक लैंग्वेज बनाएंगे जो सारे पाकिस्तान में उर्दू बोलता कौन है? इनको उर्दू बोलने की तमीज़ नहीं है। आई वॉच पाकिस्तानी टेलीविजन, जो यूट्यूब में जितना आता है, इंडिया में तो आती नहीं है। मैं देखता हूं इनको, इनका प्रोनाउंसिएशन खराब है उर्दू का। दे स्पीक विद अ वेरी हैवी पंजाबी एक्सेंट। आप क्या कर रहे हो? मिर्जा गालिब अपनी कब्र के अंदर, ही वुड बी टर्निंग इन हिज ग्रेव अगर इन्होंने जो पंजाबियाइज्ड उर्दू कभी सुन ले। वो मीर तकी मीर है, हाली है, ये सब कुछ थे जो बच गए इनसे। हु वर पंजाबीज, पाकिस्तानी पंजाबीज, एंड आई होल्ड देम इन वेरी हाई एस्टीम, स्पेशली फैज़ अहमद फैज़ साहब। उनको कौन भूल सकता है? उससे बड़ा शायर मुझे नहीं लगता कि उर्दू ने पैदा करा है। शामिल अल्लामा इकबाल, शामिल मिर्जा गालिब, फैज़ अहमद फैज़ से बड़ा कोई शायर नहीं है मेरे नज़दीक। लेकिन वो एक्सेप्शन है। इन्होंने तो उर्दू का हलवा बना दिया। इनको आती नहीं उर्दू बोलने। अब इन्होंने ज़बरदस्ती, अब आपने मसलत कर दी ना पूरे देश के ऊपर, आपने मुल्क के ऊपर, आपने बोल दिया ना कि आप उर्दू ही बोलेंगे। तो फिर आपने पहले सिंधी को उर्दू सिखाई, जिसको आती नहीं थी कभी बोलनी। आपने पश्तून को बोला कि तुम भी उर्दू बोलोगे। पश्तून, वो बेचारा पश्तो बोलता है। बलोच को आपने सिखा दी, और सबसे बड़ी कॉमेडी, आपने पंजाबी को उर्दू सिखा दी, चलो उसमें भी बोल दी। उर्दू लैंग्वेज किसकी थी? महाजर्स की थी। वो इंडिया से लेकर गए थे वहाँ पे। अब पाकिस्तान लेकर गए वो लैंग्वेज, वहाँ पे उन्होंने लैंग्वेज बसाई, क्योंकि महाजिर तो रीढ़ की हड्डी थे पाकिस्तान के। ये बाकी लोग जाहिल थे, इनको पता नहीं था। महाजिर थे जिन्होंने, हु वर द बैकबोन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी ऑफ द इकोनॉमी। पढ़े लिखे लोग थे ना महाजिर, जो इंडिया से गए थे। इनको तो पता नहीं था कुछ। ये वडेरे और ये इसी में लगे रहे लोग, ज़मींदारी में। दे डिड नॉट हैव सो मेनी प्रोफेशनल्स। इस सारे तो यहाँ से गए। अब क्या हुआ कि इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान में बोला कि साहब ये भी उर्दू बोलेंगे। और ये तब की बात है, जिन्ना साहब गए थे अपनी तकरीर करने के लिए, तब वहाँ पे ऑब्जेक्शन हुआ था। जिन्ना साहब के सामने ऑब्जेक्शन हुआ था। इन्होंने सोहरवर्दी को जेल में डाल दिया। वैभव बहुत कलाकार लोग हैं। इन्होंने क्या करा कि वहां पे बोला बंगालियों से कि तुम उर्दू बोलोगे। बंगालियों ने बोला साहब हमारी जो तहजीब है वो हजारों साल पुरानी है। बंगालीज टॉक अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर, दे टॉक अबाउट नूरुल इस्लाम अक्रॉस द बॉर्डर। ईस्ट बंगाल, जो पुराना ईस्ट बंगाल, जिसको अब दैट एरिया ना, विच इज़, वो बहुत पहले पार्टीशन हो गया था। ये वेस्ट बंगाल तो हमारा है, वहाँ पे जो अब बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान, उनकी तो हज़ारों साल पुरानी तारीख है। आपने हज़ारों साल पुरानी तारीख को आपने बिल्कुल बोला कि नहीं साहब ये कैंसिल है, सब अब से तुम उर्दू बोलोगे। बंगाली भड़क गए। प्लस अगर मुजीबुर रहमान की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आई थी अपने एरियाज़ में, या उनकी सिंपल मेजॉरिटी भी आई थी पूरे पाकिस्तान में, तो मुजीबुर रहमान शुड हैव बीन मेड द प्राइम मिनिस्टर। डेमोक्रेसी तो यही कहती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पसंद नहीं है ये बात। वो वर्ड्स भी ऐसे बोलते हैं ना, ये ज़बान भी ऐसे बोलते हैं, भूखे नंगे बोलते हैं ऐसा बंगालियों को। दैट्स द वे दे स्पीक अबाउट बंगालीज। छोटे काले, ये क्या करेंगे, इस तरीके से गलत बातें बोलते हैं ये। फिर कहते हैं कि तुम लोगों ने मुक्ति वाहिनी ट्रेन करी। हाँ, करी थी इंडियन आर्मी ने ट्रेन मुक्ति वाहिनी, और रॉ ने करी थी ट्रेन मुक्ति वाहिनी। हमने हथियार पकड़ाए बंगालियों को, हमने सिखाया उनको, हमने सिखाया हथियार चलाना, हमने सिखाया कि ये जो टेलीफोन के तार हैं कैसे उड़ाने हैं, कैसे तार काटने हैं। हमने बोला कि बिजली के तार कैसे काटने हैं, रेल की पटरियाँ कैसे उड़ानी है बारूद से, ये हमने सिखाया। लेकिन जो जज्बात थे उसके पीछे, वो हमने पैदा नहीं करे।
इंडिया इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी बनी है 30 लाख बंगालियों की गर्दन काटने के बाद, 10 लाख बंगाली औरतों के रेप के बाद, तब बनी है मुक्ति वाहिनी। ऑन रिकॉर्ड हैं पाकिस्तान के बड़े फेमस जर्नलिस्ट हैं, कॉलम निगार हैं, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूं, हसन निसार साहब। और उन्होंने बोला नाजायज़ बच्चे, लाख से ज़्यादा नाजायज़ बच्चे पैदा हुए। वो औरतें जिनके साथ रेप हुआ, प्रेग्नेंट वुमेन के पेटों में आपने बैनट मारे, वो सब, ये मैं नहीं बोल रहा। मैं पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी रिपोर्ट है, हुमदूर कमीशन रिपोर्ट, आप पढ़ें उसको, अपने जज की रिपोर्ट पढ़ें। हमें छोड़ दें, हम तो इंडियंस हैं ना, हमारी बात छोड़ें, आप अपनी बात करें। अपने जर्नलों की किताब पढ़ें कि आप लोगों ने क्या करा बंगालियों के साथ, फिर आप कहते हैं हमने मुक्ति वाहिनी बना दी। आप किसी के हाथ में हथियार पकड़ा सकते हैं, ट्रिगर दबाने का जज्बा उसके दिल में होना चाहिए। वो जज्बा कहां से आया? मुक्ति वाहिनी उन औरतों की चीखों से बनी है। वो जो 30 लाख बंगाली जब मर रहे थे, वो जो औरतें रेप हो रही थी, उनकी बद्दुआएं थी। इसलिए ईस्ट पाकिस्तान आज बांग्लादेश है, ये सच है। जनरल टिक्का खान ने क्या बोला? जनरल टिक्का खान ने यह बोला कि मैं बंगालियों की नस्ल बदल दूंगा। पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियली ऑर्डर्ड द रेप ऑफ बंगाली वुमेन। हुमदूर कमीशन रिपोर्ट में लिखा है, इट्स ऑन रिकॉर्ड। आपके जर्नल ने, जिसको बुचर ऑफ बंगाल कहते हैं, और बाद में वही आपने उसको माथे पे जो चढ़ा दिया। आपको लगा कि ये भी गजनवी और गौरी टाइप का ही है, आपने उसको माथे पे चढ़ाया, उसने जाके वो बाद में बुचर ऑफ बलूचिस्तान बना, टिक्का खान। तो इनके हीरोज ऐसे हैं पाकिस्तान में। टिक्का खान ने पूरा साफ कर दिया मामला वहां पे, ऑपरेशन सर्चलाइट। रात को बंगालियों के घर में घुस घुस के उनको मारा। पाकिस्तानी जनरल, आई थिंक इट वाज टिक्का खान ओनली, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, पाकिस्तानी ऑफिसर्स को लेक्चर दे रहा था और बोल रहा था अब मैं आ गया हूं, अब मैं बंगालियों की नस्लें बदल दूंगा। एक बंगाली अफसर था उसमें, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान एक ही थे, उसमें बंगाली ऑफिसर्स भी थे। और उस बंगाली ऑफिसर ने जब सुना कि ये हमारी औरतों के बारे में ऐसी बुरी बात कर रहा है, उसके पास पिस्टल थी, वो गया एक कमरे में, उसने पिस्टल निकाली, अपने सर पे रखी और उसने ट्रिगर दबा दिया। उसने खुदकुशी कर ली उस बंगाली अफसर ने। ये ऑन रिकॉर्ड है। एक पंजाबी अफसर है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, और मैंने ढाका डूबते देखा, उसने किताब लिखी है जिसमें वाकया है। तो ये जो भी मैं बातें कह रहा हूं, आप खुद के जो आपके जर्नल हैं, खुद के आपके आला अफसर हैं, खुद के ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी ज़बानी या कहानी सुनिए। अब हम आ जाते हैं 1999 कारगिल पे। कारगिल की स्टोरी क्या है? मैंने टीवी शो भी करी थी उसके ऊपर। मैं फिर से एक बार, ये पाकिस्तानियों को जानना ज़रूरी है कि कारगिल क्यों हुआ। इनको लगता है कि कश्मीर हमारी शहर आ गई। ये डायलॉग जो उनको बचपन से सिखाते आ रहे हैं ना, जहर घोलते आ रहे हैं इनके रगों में, कश्मीर हमारी शहर आ गए और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कुछ इनके कख इनके बस का नहीं है। कारगिल की वजूहात सियाचिन ग्लेशियर थी और उसका सराउंडिंग एरियाज, ये काराकोरम, नुब्रा वैली और इधर सियाचिन है। जब 1984 में इंडियन आर्मी सियाचिन गई और वहां पे तिरंगा लगाया, तो एक यंग ऑफिसर था कुमाऊं रेजिमेंट का, मेरी रेजिमेंट का। उस ऑफिसर का नाम था कैप्टन संजय कुलकर्णी। दैट ऑफिसर लेटर बिकेम लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी। ही वॉज डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री, द वॉर हीरो, और बड़ा शेरदिल अफसर। एट अ यंग एज ही वेंट टू सियाचिन, ही टुक ओवर सियाचिन। एक उनको बोला था कि तुम रेडियो साइलेंस मत तोड़ना। रेडियो साइलेंस मत तोड़ना यानी कि रेडियो पे बात मत करना, क्योंकि पाकिस्तानी सुनेंगे, उनको पता लग जाएगा। पाकिस्तानियों को ऑलरेडी प्लान था सियाचिन कैप्चर करने का, उस पर मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा। रेडियो साइलेंस क्यों तोड़ा कैप्टन संजय कुलकर्णी ने? क्योंकि एक जवान था जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और उनको ये लग रहा था कि जवान मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा ये। उन्होंने मजबूरी में रेडियो साइलेंस तोड़ा। तब पाकिस्तानियों को पता लगा कि इंडियन आर्मी सियाचिन में आ चुकी है और सियाचिन कैप्चर हो चुका है। इंडिया को कैसे पता लगा कि पाकिस्तान सियाचिन में आने वाली है? क्योंकि पाकिस्तान ने 2 या 2,500 एक्सट्रीम कोल्ड वेदर की क्लोथिंग और इक्विपमेंट का ऑर्डर दिया था एक लंदन के डीलर को।
बिना उससे यह पूछे कि तुम और किसको सप्लाई करते हो। सच्ची बात तो यह है कि वो इंडिया को भी सप्लाई करता था। उस डीलर ने अपने दोस्त से बात करी कि मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। वो दोस्त था रॉ का एजेंट। उसने आर्मी हेडक्वार्टर फ़ोन करा या इंडिया फ़ोन करा होगा उसने और बताया होगा कि साहब ये स्टोरी है, मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है, पर मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है एक्सट्रीम विंटर क्लोथिंग का। तब इंडिया को पता लगा हो ना हो ये सियाचिन के ऊपर कब्जा करने की बात कर रहे हैं। तब वहाँ पे हमने मूव करी यूनिट्स, और वो यूनिट्स वहाँ पे गई। और पहले तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, मेजर साहब की बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें थी और वो उन्होंने स्टार्ट में बताया था कि मुझे ट्विटर पे बहुत से मैसेज आते हैं पाकिस्तानी अवाम के, और ये है कि रिस्पेक्टफुली होते हैं, कि मतलब गाली गलौच नहीं होते। और सवाल पूछने का तरीका भी यही है कि आप अगर किसी से सवाल पूछे तो अब उसको गाली देने का क्या फ़ायदा। अब ये है कि अब पाकिस्तानी जो है वो इंडिया को गाली दे रहे हैं और इंडियन पाकिस्तान को दे रहे हैं, ये एक अलहदा बात है। अब जो पाकिस्तान की बात करता है लो जी उसको पाकिस्तान दे रहा है, और जो पाकिस्तानी इंडिया की करता है वो इंडिया वाले उसको दे रहे हैं। तो इस पे जो मेजर साहब है वो उनके सवाल के जवाब दे रहे थे, जो कि उन्होंने एक उर्दू लैंग्वेज पे बताया है, एक बांग्लादेश पे बताया है, एक पाक आर्मी पे बताया है। ऐसे ही जो 2-3 टॉपिक थे ना वो इस पे डिस्कस कर रहे थे। तो आप बताएं पाक आर्मी के बारे में जो वो बात कर रहे थे कि जो हमने तो ये सिलसिला स्टार्ट ही नहीं किया था जो ये गाली गलौच वाला जो शुरू हुआ है सोशल मीडिया पे। मतलब मेजर साहब ने तो ये भी बोला है आप मेरी जाकर ट्वीट देख लें, मतलब कि जो मेरी ट्वीट है, इतना पुराना ओल्ड अकाउंट है उनका, और मैंने 2-3 लाख जो ट्वीट की हैं उनमें मेरी ऐसी ट्वीट भी नहीं है। आपको इसमें आप क्या बोलेंगे? भाई मैंने खुद मेजर साहब को फॉलो भी किया हुआ है, लेकिन मैंने खुद नहीं देखा कि मेजर साहब ने कोई नेगेटिव पोस्ट की हो या गाली गलौज दी हो पाकिस्तान को। लेकिन कुछ वो रियलिटी भी बताते हैं और कुछ गलत भी बोल जाते हैं, क्योंकि मेजर है ना, गुस्से में कभी कभी आ जाते हैं, दिमाग तेज़ जब होता है इनका। जैसा कि आज ये मैंने सारा दिन हो गया मेजर साहब की वीडियो देख रहा हूँ, क्योंकि आज वो शहादत हुई है ना वो 5 फ़ौजियों की कश्मीर में। तो इसलिए वजह से पूरा पाकिस्तान की जो मीडिया है ना वो तो ऐसे जैसे आग मचोला है कि देखने को नहीं दिल कर रहा कि अभी जंग हो जाएगी, जैसे कि वो बात चाहते। तो इस वीडियो में मेन टॉपिक मेजर साहब ने यही पकड़ा था बांग्लादेश का। हाँ, बांग्लादेश को ऐसा हुआ, जो रैप के बारे में बता रहे थे। हम तो नहीं बात उस ऐसे करते क्योंकि हमें नहीं पसंद इतनी बात, वो जो मेजर साहब ने की है बात बीच में। तो आप कुछ बताएं ना इस वीडियो के बारे में। बांग्लादेश में बता रहा हूं बांग्लादेश हमसे क्यों मतलब अलहदा हुआ, वो भी मेजर साहब की आपने बात सुनी है। मैंने जो मेजर साहब की बातें सुनी हैं मुझे तो 100% जो है तो काफ़ी हद तक सही भी लगी और कुछ गलत भी लगी हैं। मुझे ये जो रेप वाली बात है ना ये मुझे इतनी अच्छी भी नहीं लगी, और मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा भाई कुछ हुआ होगा। मेजर साहब का मेन पॉइंट यही था कि हमने बांग्लादेश को ट्रेन किया है, हमने उनके हाथ में बंदूकें फड़ाई, गोले फदाए, बारूद पता है वो ये ऐसे क्यों हुआ था, मैं आपको बताता हूँ कि जो सबसे पहले ये था कि जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का हिस्सा था। पहली बात तो ये है, जब वो पाकिस्तान का हिस्सा था मतलब अब आप मेरे दोस्त हैं और मेरा कोई दुश्मन है, मतलब यही है कि मैं पाकिस्तान हूँ, आप बांग्लादेश हो और एक इंडिया। मेजर साहब को चलो इंडिया बना लेते हैं। जब तो आप मेरे साथ मेरा एक हिस्सा है, मेरी बात, हाँ वो वैसे इंडिया के हैं, ये तो बात ठीक है। अब आप मेरे हिस्से हैं, मतलब आपकी मेरे साथ कोई मतलब ऊंच नीच हो जाती है या दुश्मनी हो जाती है। अब ज़ाहिरी बात है जब मेरा कोई दुश्मन है आप उसके पास ही जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ हुआ था कि जो है मतलब कि बांग्लादेश का जब इधर से मतलब बाइकआउट हुआ था, जो इनके साथ उनकी बातें होनी स्टार्ट हो गई थी, तो उस वक्त जो है ना बांग्लादेश, उस वक्त इंडिया ने बांग्लादेश का साथ दिया। और जो उनकी पाक आर्मी थी, मतलब जो बांग्लादेश की आर्मी थी उसको जो इंडियन आर्मी ने ट्रेन किया था, उन्होंने हथियार फदाए, उन्होंने सब कुछ बताया कि ये फ़ोन की तार कैसे काटनी जैसे मेजर साहब बता रहे थे, और उससे हटकर ये ट्रेन की पटड़ी कैसे उड़ानी है, मतलब ये सब रूट से करना है। तो ये सब मेजर साहब बता रहे थे, मतलब कि आप मेरे दोस्त थे, मेरे साथ दुश्मनी हुई तो आप मेरे दुश्मन के पास चले गए।
ये इसमें बात है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और इससे हटकर जो पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू के बारे में मेजर साहब बोल रहे थे ना, उस पर मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ कि ये मेजर साहब की बातें ठीक थी कुछ कुछ। मतलब ये कि जो मेजर साहब बोल रहे हैं कि जो हमारे शायर थे ना, जो इल्लामा इकबाल थे, मीर तकी मीर थे, ये ऐसे जो बड़ी जो पर्सनैलिटी थे, फैज़ अहमद के फ़ैन भी थे। हाँ, फैज़ अहमद के फ़ैन हैं मेजर साहब। मतलब कि वो उर्दू ठीक बोलते थे, ये पंजाबी कॉमेडियन क्या बोलते हैं, इनको उर्दू पकड़ा दी। तो ये हमारी मतलब कि जो पंजाब में है वो ज़्यादा पंजाबी बोलते हैं, इधर कुछ जब उर्दू मिक्स बोलते हैं मिक्स ना, बोलते हैं। मतलब जो पंजाबी हैं जब वो उर्दू बोलने लगते हैं ना, कुछ किसी वक्त भी मतलब कि वो अड़ जाते हैं, जैसा कि मैं अड़ रहा हूँ या कुछ गलत अल्फाज बोल देता हूँ जल्दी जल्दी में। मतलब कि जो पंजाबी हैं और इससे हट कर जो पंजाबी बोलते मतलब हैं, हम पंजाब का हिस्सा है ना हमारा, जो मतलब हम फैसलाबाद लाहौर ये सब पंजाब का हिस्सा, तो यहाँ पंजाबी बोली जाती है। इसी वजह से मतलब अगर आप सिंध की तरफ चले जाएं तो वहाँ कुछ उर्दू होंगे बोलते होंगे, अगर आप बलूचिस्तान की तरफ चले जाएं तो वहाँ कुछ होंगे जो उर्दू बोलते होंगे। अगर आप दूसरा अगर चले जाते हैं ना पठानों के इलाके में, तो वहाँ भी कुछ ही होंगे। मतलब अब आप देख ले कि हम जब जाते हैं ना नारायण का गान, वहाँ से पीछे पीछे अब उर्दू हम बोलते हैं, तो वहाँ के जो पठान हैं वो भी उर्दू बोल लेते हैं ठीक ठाक। तो जब उससे आगे जाते हैं ना पठानों के इलाके में, क्योंकि हम गए थे ना, आपको पता है जब गए थे तो उस वक्त मतलब हमारी ट्रिप गई थी, तो उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ कि वो उस वक्त मतलब कि उनको मतलब इतनी उर्दू आती नहीं थी, यही कि हमें भी मतलब उनको हमारी समझ आ जाती थी, लेकिन वो बोल नहीं सकते थे उर्दू। बात वो ऐसा डिफरेंट है कि रहते भी पाकिस्तान में है, ये भी आप अंदाज़ा लगाए ना, उर्दू भी उनको नहीं आती। मतलब कईयों को समझ आ जाती है, हाँ, और कई लोग बोल सकते हैं और कोई नहीं बोल सकता। बस जैसा कि अब यहाँ ही आप मिसाल आगे ना जाए, जैसे कि भाई किसी वक्त अड़ जाते हैं, मैं भी अड़ जाता हूँ। ये मतलब कि हम यहाँ पंजाबी बोलते हैं, हम ये नहीं मैं बोलता कि यहाँ सब उर्दू बोलते हैं। जहाँ हम रहते हैं यहाँ भी ज़्यादा पंजाबी बोली जाती है। मतलब ठीक है ना, जैसे मेजर साहब करता हूँ ऐसा मेजर साहब ने बोला, जैसे ही उर्दू में कुछ मतलब ऊंच नीच हो जाती है। तो मेजर साहब की बातें कुछ हद तक ठीक थी, और नेगेटिव वो थी कि जो रेप वाला मसला था उसके बारे में मुझे तो ये सब वो भी रियलिटी बता रहे थे, रियलिटी। हाँ, एक वक्त मतलब कि वो दे रहे थे, इनका जवाब दे रहे थे इनकी बातों का, जैसे ना मेजर साहब, इसी वजह से यही ना आप बोल रहे हैं। हाँ। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सॉरी एक बात हमारी तो रह गई है, जो शुरू से स्टार्टिंग से बोला था ना मेजर साहब ने, मतलब कि जो ये फ़ौज के बारे में कि पाकिस्तानी ये सवाल करते हैं, वो सवाल ये करते हैं कि जो गाली गलौच मेजर साहब आप देते हैं, जो आप बोलते हैं, तो मेजर साहब ने ठीक बोला था कि मेरी पाकिस्तान अवाम के साथ कोई भी मसला नहीं है। पाकिस्तान की जो ज़मीन है वो पाकिस्तान के, वो जहाँ रह रहे हैं वो जो मर्ज़ी करे, अब इंडियन जैसे रह रहे हैं वो जो मर्ज़ी करे। ऐसे ही ना ये बोल रहे थे कि मेरा पर्सनल जो मसला है ना वो है फ़ौज के साथ, ISI के साथ, इन सब के साथ है। तो मेजर साहब बोलते हैं कि मैं उनके साथ थोड़ा लगा रहता हूँ। ये तो मेजर साहब लगे रहे ना, देखते हैं क्या IS का क्या बिगाड़ लेते हैं और फौज यार इसके बारे में तो मेजर साहब एक मतलब कि अपना रिव्यू दे रहे थे ना, मैं ये बात कर रहा हूँ। तो अब बोलते हैं कि उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।